नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आ चुका हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ष 2023-24 के अंतर्गत जो आपकी उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा अधिशासी अधिकारी, साथ ही साथ कर एवं राजस्व निरीक्षक की ये जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसका ये जो पेपर हुआ था, आज की इस क्लास में हम उस पेपर को डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए, वर्तमान में आप लोगों को पता ही होगा कि 29 पदों पे उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा कर एवं राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी निकाली गई है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पुराने पेपर की डिमांड करेगी। पुराना पेपर किस तरीके से आया था, तो आज की इस क्लास में हम उसी पुराने पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज की जो क्लास होने वाली है 200 नंबर की आपकी जीके की क्लास होने वाली है। इस हम 200 क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी हिंदी की क्लास आएगी, तो हिंदी क्लास में हम वहाँ पे 100 नंबर की हिंदी को डिस्कस करेंगे कि किस लेवल में आपका उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग यहाँ पे हिंदी पूछता है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी भी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। फिलहाल बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आप लोग देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, वो कहा था आपका बेंजामिन डिज़रायली ने। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ बेंजामिन डिज़रायल के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बेंजामिन डिज़रायल ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। जो बेंजामिन डिज़रायल थे ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। इन्होंने ही क्या कहा, 1857 के विद्रोह के राष्ट्रीय विद्रोह कहा। डिज़रायली जो थे एक ब्रिटिश राजनेता भी थे। इन्होंने न केवल एक बार बल्कि 2 बार यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री है उनके रूप में वहाँ पे कार्य भी किया हुआ है। अगर बात करें डिज़रायली के जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका लंदन में। लंदन में इनका जन्म हुआ था। डिज़रायली जो थे वो एक कह सकते हैं हम जानी मानी हस्ती थे जो अपने कठोर नीतियाँ और कठोर जो डिसीजन होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार आयोग में देखा, देखिए हमने इससे पहले भी बहुत सारे PYQs सॉल्व किए हैं। आप लोग देखेंगे कि वही PYQs कुछ ना कुछ 1-2 PYQs आपको यहाँ पे रिपीटेड मिल जाएंगे। जैसे मैंने इससे पहले भी देखिए आपका हाईकोर्ट की जो सीरीज चला रहे हैं हम, उस PYQ में भी डिस्कस किया था कि सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अकाल। तो देखिए, सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था, अकाल, सूखा, भुखमरी और बचाव राहत कार्यों से था। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना करी गई थी, सबसे पहले 1878 के टाइम पे। ठीक है, पहला जो अकाल आयोग की स्थापना की थी 1878 में की थी। अब बात करते हैं, देखिए 3 महत्वपूर्ण अकाल आयोग की स्थापना की। सबसे जो पहला अकाल आयोग है वो है आपका 1878 में, जो किसके अध्यक्षता में की थी, ये करी थी आपके सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इसके आयोग बनाया गया था। अब बात करते हैं सेकंड अकाल आयोग। तो ये दूसरा जो अकाल आयोग था वो 1896 से लेके 1897 तक चला, मतलब इसकी स्थापना करी थी। तो देखिए, जो दूसरा अकाल आयोग था उसको सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में इस आयोग को सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए और उनकी सिफारिश के लिए इनको गठित किया गया था। ठीक हो गया। अगला तीसरा जो अकाल आयोग का गठन किया गया था वो आपका किया गया था आपका 1900 ईस्वी के आसपास। देखिए, जो तीसरा अकाल आयोग था इसकी किसकी अध्यक्षता में हुआ था इसका गठन हुआ था आपका मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। और इस आयोग ने सिफारिश की थी कि अकाल से निपटने वाली आधिकारिक मशीनरियों को साल भर काम करना चाहिए ताकि खाद्यान्नों की कमी को कम से कभी जो खाद्यान्नों की कमी है वो समय रहते अच्छी तरीके से क्या हो जाए, नियंत्रण में आ जाए। इस वजह से तीसरे जो अकाल आयोग है उसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए, किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन यानी ब्लैकमेल कहा था, किसने कहा था, इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर है लिन लिथगो। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लिन लिथगो ने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन कहा। देखिए, जो लिन लिथगो थे ये मानते थे कि गांधी जी अपने जीवन को खतरे में डालकर दूसरों को अपनी बात मनाने के लिए मजबूर करते हैं।
बात करते हैं लॉर्ड जो लिन लिथगो हैं उनके कार्यकाल की, तो इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1936 से लेके 1943 तक ये भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई थी, दो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी लिन लिथगो के कार्यकाल में। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण हुआ था वो था आपका द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इनके टाइम पे। और 1900 दूसरा हुआ था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के टाइम पे हुआ था लिन लिथगो। तो कई बार आयोग के द्वारा पूछा जाता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे कौन थे करके, तो वहाँ पे आता है लिन लिथगो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, मुगल काल में मुजारियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कृषकों के लिए, दासों के लिए, गुप्तचरों के लिए या व्यापारियों के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मुगल काल में जो मुजारियान होता था वो कृषकों के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। मुजराइन मतलब कृषक। मुगल काल में भारतीय जो फारसी स्रोतों में मुजाहिरीन शब्द किसानों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। इनका मुख्य रूप से कृषि में शामिल थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे आपकी कृषक। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना करी थी? ये आपको बताना है जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी थी। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए जो फिरोज शाह तुगलक है इन्होंने जौनपुर नगर की स्थापना करी थी। बात करते हैं इसमें उत्तर भारत में जो जौनपुर शहर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह वाराणसी बनारस से लगभग 55 किलोमीटर गोमती नदी के तट पर है। ठीक हो गया। देखिए जो जौनपुर है वो मूल रूप से 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, लेकिन गोमती नदी में क्या हुआ, बाढ़ आई, उससे वहाँ पे विध्वंस हुआ। उसके कारण 1359 में, याद रखेंगे 1359 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिर से इसको डेवलप किया गया था। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इनका अगर कार्यकाल देखें तो 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक इसका शासन रहा। देखिए इसने क्या किया था कि राजस्व अधिकारियों का वेतन भी बढ़ाया था। उनसे सभी गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण करों को समाप्त भी किसने किया था? आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है आपका शेख फरीदुद्दीन, इसकी जो दरगाह है वो भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, सजदा और पापोस की परंपरा किसने प्रारंभ करी थी? बहुत ही मतलब रिपीटेड क्वेश्चन की बात करूंगा, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सजदा और पापोस की परंपरा किसने प्रारंभ करी थी? तो ये था आपका गयासुद्दीन बलबन था इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सजदा और पापोस जो परंपरा है वो गयासुद्दीन बलबन ने इसकी शुरुआत करी थी, इसको आरंभ किया था। सजदा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए सजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने दंडवत प्रणाम करना। और पापोस का मतलब क्या होता है? पापोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, ये पापोस था। सजदा का अर्थ था आपका सुल्तान के सामने दंडवत प्रणाम करना। पापोस का अर्थ होता था कि सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है। देखिए जो गयासुद्दीन बलबन है इन्होंने 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। कई बार इनका शासन कब से कब तक रहा ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बौद्ध संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जाता है बौद्ध संगति के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो और ये अध्यक्षता में पूछ रहा है कहाँ हुई थी है कि, और किसके संरक्षक में हुई थी? संरक्षक नहीं पूछ रहा है, लेकिन अध्यक्षता के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे अध्यक्षता में? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी मोगली पुत्तिस के अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। देखिए 3 की 3 बौद्ध संगतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात करते हैं पहली बौद्ध संगति की, तो ये हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके संरक्षक में हुई थी? अजातशत्रु के। और कि अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? वो थे आपके महाकश्यप। ठीक है, पहला समझ में आया।
दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अब बात करते हैं कहाँ हुई थी, ये हुई थी वैशाली में। किसके संरक्षक में हुई थी, कालाशोक के। और कौन थे उसके अध्यक्ष, वो थे आपकी सुबु कामी। अगला तीसरा है आपका, जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो 250 ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके संरक्षक में हुई थी, अशोक के। और उसके कौन था आपका, मैंने अभी बताया आपका, मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है। चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो लगभग 72 ईस्वी में हुई थी, कहीं पहली ईस्वी भी कह देते हैं। और ये हुई थी आपके कुंडन वन में। और किसके संरक्षक में हुई थी, कनिष्क के संरक्षक में हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके वसुमित्र या फिर अश्वघोष। ये दो के दो नाम मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए आपको ये सारी चीज़ें याद हो रही होंगी, साथ ही साथ आप लोग इसको नोट डाउन भी जरूर कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये आपके पेपर में देखने को में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश के शासक था, ये आपको बताना है। तो ये थे आपके सातवाहन। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी आपके सातवाहन वंश के शासक थे। मिलिंद पन्हु की रचना किसके द्वारा करी गई थी, ये आपको बताना है। मिलिंद पन्हु। तो देखिए मिलिंद पन्हु जो है आपकी, इसका ये किसके द्वारा की रचना, किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की थी, नागसेन के द्वारा करी गई थी मिलिंद पन्हु की रचना। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पीसीएस जैसे जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें देखने को मिल जाता है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है इसकी स्थापना करी थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क दोनों चाहे तो दोनों लगा सकते हो। कई बार उत्तराखंड के पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, साथ ही साथ यूके ट्रिपल एससी के एग्जामों में भी 2-3 एग्जामों बाद रिपीटेड क्वेश्चन मिल ही जाता है ये क्वेश्चन। तो ये है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, कौन नहीं था आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चोल। ठीक है, चोल नहीं था। देखिए आपके जो दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था, चोल नहीं था। यह संघर्ष देखिए मुख्यतः कन्नौज क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए किया गया था। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, त्रिपक्षी भी कहा जाता है, कई बार त्रिकोणात्मक है, त्रिपक्षी भी कहा जाता है। इसका जो मुख्यतः उद्देश्य का था, मुख्यतः संघर्ष जो किसके लिए था, ये था आपका कन्नौज क्षेत्र के नियंत्रण के लिए था। कन्नौज कहाँ है, जो ये है आपका उत्तर भारत में, जो कि क्या था कि उत्तर भारत में राजनीतिक वर्चस्व का प्रतीक था। कौन, कन्नौज। देखिए जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष है वो भारतीय इतिहास के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान पाल, आपका राष्ट्रकूट और प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार, इनके बीच हुआ था। ठीक है। और ये जो त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष था ये काफ़ी लंबे समय तक चला। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42वां अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके द्वारा संविधान की उद्देशिका में आपका समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए केवल लोकसभा के, केवल राज्यसभा से, संसद के दोनों सदनों से या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। संसद के दोनों सदनों से आपके उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है। संसद के को नए राज्यों का गठन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों की गठन की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है बात कर रहा है कि नहीं है, किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा
भारत के राष्ट्रपति को आपका संसद के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति की बात चल रही है, ठीक है। लोक लेखा समिति, कई बार ये समितियां पूछी जाती हैं और इनके सदस्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा करी जाती है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात चल रही है अभी फिलहाल, ठीक है। तो देखिए भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी जाती है वो करी जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? बात चल रही है राज्य के सूचना आयोग की। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार किसको प्राप्त है? यह है आपके राज्य की बातचीत तो राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राज्य के राज्यपाल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? मूल कर्तव्य की बात चलिए, तो मूल कर्तव्यों का संबंध है आपका आर्टिकल 51A। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है, स्टार मार्क लगा लेंगे। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका चीनी जो बौद्ध भिक्षु यानी कि यात्री थे, चीनी यात्री ह्वेंसांग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रसिद्ध चीनी जो बौद्ध भिक्षु ह्वेंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपका ह्वेंसांग थे, कई बार ये भी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में ये भारत आए थे, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे। इनकी ह्वेंसांग की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो क्या है? सीयू की। कई बार पूछा भी जाता है, सीयू की इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। देखिए उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को जितने भी मेरे द्वारा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपको याद हो रहे होंगे, साथ ही साथ अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे इन सभी क्वेश्चनों को। देखिए जितने भी क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है और जितने भी इनके की पॉइंट बताए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यकीन मानेंगे कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके ये की पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है निम्न में से किसे प्रस्तुत की जाती है? ये पूछा है आपका। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। देखिए जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था वो 2004 में किया गया था, ठीक है। कई बार गठन पूछ लिया जाता है, अनुसूचित आयोग का गठन कब हुआ था? 2004 में हुआ था। यह क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित आयोग क्या है आपका? संवैधानिक निकाय, ये भी याद रखिएगा आप, संवैधानिक निकाय है ये, ठीक है। देखिए जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, यानी कि इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की बात करूं, तो देखिए आपका जो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद एक उपाध्यक्ष होते हैं, उसके बाद इसमें 3 क्या होते हैं आपके? सदस्य होते हैं। ये आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी बात महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल और स्टार मार्क भी कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44 जो है आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है। देखिए आपका जो समान नागरिक संहिता है संविधान के आर्टिकल 44 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के भाग के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि सरकार को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। बात करते हैं उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में जब लागू हुआ, कब लागू किया गया? सबसे पहली बार देखिए ये क्या करा गया था आपका 27 जनवरी
2025 को आपका समान नागरिक संहिता लागू किया गया था। इसके साथ ही देखिए जो उत्तराखंड है गोवा के बाद इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, देश का दूसरा राज्य कौन बना है आपका जिसने यूसीसी लागू किया है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को आता है। अगर नहीं भी आता तो गूगल करके जरूर आंसर करिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा। साथ ही साथ छोटा सा रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है यूट्यूब चैनल को, वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो हाइप भी कर सकते हैं, हाइप का भी ऑप्शन है अगर आपको हमारा जो प्रयास है वो पसंद आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा भी जाता है कि बताइए कि किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर 2019 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का निर्णय करता है? अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ इसका, तो इसका होगा आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय। मैं दूसरे क्वेश्चन में ध्यान चला गया था, सॉरी। देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर उसमें विवाद उत्पन्न होता है तो उसका विवाद का निर्णय कौन करता है? भारत के सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उसका निर्णय करता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए अगला ये क्वेश्चन देखते देखते अगला क्वेश्चन ध्यान में आ रहा था तो सीधे माइंड डाइवर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 2015 में बने नीति आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट के नाम से जाना जाता है संसद में प्रस्तुत किया जाता है? किस आर्टिकल के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि किस बजट के नाम से जाना जाता है संसद में प्रस्तुत किया जाता है, किस आर्टिकल का? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्न में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इजी सवाल मैं कहूँगा। ठीक है, तो ये है आपका राज्यसभा में आपका 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका 280 वित्त आयोग से। अगला क्वेश्चन है आपके, जनहित याचिका को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका, वर्ग क्रिया याचिका या फिर यह सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से किस उम्र समूह के बच्चों के लिए आर्टिकल 21 यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? ये उसमें उम्र बतानी है आपका, 3 से 14 वर्ष से, 4 से 16 वर्ष से, 5 से 15 वर्ष से या फिर 6 से 14 वर्ष से? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 6 से लेके 14 वर्ष तक के जो उम्र के बच्चे हैं, आर्टिकल 21 यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया? आपको ये बताना है कि किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया। तो वर्ष 2016 में आपका बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया था। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अगर आपको नहीं आता है तो। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वें एवं 74वें संशोधन अधिनियम लागू करे गए थे? 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन को लागू कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1992। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRD वो PR निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? कहाँ पर ये आपको बताना है, नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या हैदराबाद? तो देखिए आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं जो पंचायती राज संस्थान है वो है आपका हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों को स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, इसको मनाने की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री थे आपके मनमोहन सिंह, इन्होंने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस घोषित किया था, और वर्ष 2011 से भारत की केंद्र सरकार ने हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्नामित नाम निम्न में से क्या है? प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, श्यामा प्रसाद अंत्योदय योजना, या फिर विवेकानंद अंत्योदय योजना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी जो मापदंड है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये क्या था आपका? योजना आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है आपका गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपक्रम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा एवं आयातों को कम करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना, सतत विकास करना, या प्रवास को रोकना? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा एवं आयातों को कम करना। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, पुनर्नामित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, पहला है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम 1955, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक अधिकार जो संरक्षण अधिनियम है 1955, इसके नाम से अब जाना जाता है। अगला भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपका जो जीएनपी तथा जीडीपी में के अंतर को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। जीएनपी तथा जीडीपी के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ये इसको कहा जाता है आपका जीएनपी और जो जीडीपी का अंतर है उसको। बात कर लेते हैं, देखिए जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए। देखिए, आपका जो जीएनपी है, पहले बात करते हैं जीएनपी। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। इसको अगर हिंदी में क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है यह किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की माप है। इसका उपयोग किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। किसी देश का अगर हमें आर्थिक प्रदर्शन मापना है तो हम क्या करेंगे? जीएनपी करेंगे, जीएनपी से डाटा लेंगे। अब बात करते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होते हैं? जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सकल घरेलू उत्पाद। और ये क्या होता है कि किसी निश्चित समय के दौरान देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य जो होता है उसको क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी जो होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है और सेहत मापने का प्रमुख क्या होता है? पैमाना होता है जीडीपी। तो याद रखेंगे जीएनपी और जीडीपी के अंतर को। और इनके अंतर को क्या कहा जाता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए,
भारत सरकार के द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष से स्वीकृत किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था आपका जून 2014। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती हैं? गेहूं एवं मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, चावल और गन्ना, या फिर चावल और मक्का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चावल और गन्ना। देखिए, चावल और जो गन्ना है ये फसल भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं जो भूजल पर अत्यंत निर्भर करती हैं। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, बांज, ओक एवं चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? उपोष्ण कटिबंधी शुष्क सदाबहार वन, या फिर उपोष्ण कटिबंधी पर्वतीय सावाना वन, हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वन, या फिर पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी एवं मध्य उप हिमालयी वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से कौन भारत की एक नगदी फसल नहीं है? नगदी फसल, गन्ना, कपास, जूट, या फिर गेहूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका गेहूं। गेहूं क्या है आपका नगदी फसल नहीं है, लेकिन गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट, इनको किस किस श्रेणी में रखा जाता है? नगदी फसल श्रेणी में रखा जाता है। काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप से कहाँ पे मिलती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में मिलती है आपकी काली कपासी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की बात चल रही है। तो चंबल जो नदी है वो है आपकी यमुना की सहायक नदियाँ। ठीक है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? सिंगरौली कोयले की खान की बात चल रही है। सिंगरौली जो आपकी कोयले की खान है ये कहाँ पे है? आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्न में से किसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है सह्याद्री हिल्स? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री हिल कहा जाता है। अगला है आपका सेंसस से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है? ये आपको बताना है कि किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो 90% से अधिक है। निम्नलिखित देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? सबसे ज़्यादा सीमा भारत के साथ कौन साझा करता है? ये करते हैं आपके बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका देखिए, वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, के आर नारायण, आर.जे. चलैया, या फिर एस तेंदुलकर। तो इसके जो 1991 में गठित हुई थी कौन? कर सुधार समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? आर.जे. चलैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और कई बार पिछले बार भी मैंने ये आपको डिस्कस करके बताया था कि ये जो क्वेश्चन है आपका कई बार पूछा जाता है। और देखिए, इस बार भी कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? ये आपका पूछा गया है। झारखंड से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, लेकिन मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं आपके कर्क रेखा की। मैंने आपको पहले भी बताया था कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया आपका राजस्थान, तीसरा होगा आपका मध्य प्रदेश, चौथा होगा आपका छत्तीसगढ़। अगला 5वां है आपका झारखंड, उसके बाद अगला है आपका पश्चिम बंगाल, अगला है आपका त्रिपुरा, और उसके बाद है आपका मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए, याद रखिएगा, माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए,
भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर है। कौन है आपका, ये आपको बताना है। तो पुरानी जलोढ़ से निर्मित जो है उसको बांगर कहा जाता है। उत्तरी विशाल मैदान पुरानी जलोढ़ से जो निर्मित होता है उसको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। अगला है आपका, देखिए निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी जो है आपका सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है। AW क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य, या फिर उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य, उष्ण मरुस्थलीय तुल्य, या फिर शुष्क शीत सहित मानसून तुल्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए जो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में AW होता है उसमें AW करता है आपका प्रदर्शित उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य को। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से किस वर्ष में भारत की प्रथम जनगणना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1872 में आपकी पहली जनगणना करी गई थी। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में, ये था आपके ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन ये जो पहली जनगणना करी गई थी। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में आपकी भारत की जनगणना होती है। देखिए जो भारत की पहली, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सबसे पहले तो हुई 1872 में, लेकिन भारत की पहली पूर्ण जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 1881 में। ऑप्शन 1881, ठीक है। और इसमें अगर पहली प्रथम जनगणना की बात करेंगे तो 1872 में। अगला क्वेश्चन आया है आपका, देखिए निम्न में से अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। भारत में बोला है अनुसूचित जनजाति का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका अनुसूचित जनजाति की संख्या का जो सर्वाधिक प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इसको आप याद रखेंगे। जोजिला दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस नगर में अवस्थित है, उदयपुर, भोपाल, इंदौर या फिर रायपुर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजा भोज है हवाई अड्डा ये भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है, नीति आयोग, वर्धा समिति, कृषि सेवा आयोग या फिर भारतीय जनगणना विभाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नीति आयोग, क्योंकि देखिए नीति आयोग जो है आपका कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कई बार पूछा जाता है, बताइए कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया। तो ये किया गया था कि आपका वर्ष 2013 में भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है। हिमालय की सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी, सिंधु, कश्मीर, कांगड़ा या फिर दून। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर। कश्मीर जो है हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किस में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। निम्न श्रेणियों में से कौन एक ट्रांस हिमालयन श्रेणी नहीं है, पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम या कैलाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीर पंजाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, देहरादून में, गोपेश्वर में, पिथौरागढ़ में या फिर अल्मोड़ा में। देखिए विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान है आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित, अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। देखिए जो पद्म भूषण प्रोफेसर जो बोसी सेन थे, इनके द्वारा 1924 में
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे हम VPKS के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना इन्होंने 1924 में करी थी। इसे मूल रूप से विवेकानंद प्रयोगशाला कहा जाता था। पहले ये क्या था? पहले ये था आपका कोलकाता में स्थित, लेकिन कोलकाता से आपका 1936 में इसे कहाँ पे स्थानांतरित किया गया था? ये किया गया था आपका अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में स्थानांतरित किया गया था। पहले स्थापना करी थी 1924 में कलकत्ता में, और स्थानांतरण अल्मोड़ा कब किया गया था? 1936 में। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला CGAL कहाँ स्थित है? केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला की बात चल रही है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पे देखिए, किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम कहाँ पे है? ये है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंधावा ने भारत को कितने वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था? तो ये क्या था उन्होंने, रंधावा ने 5 वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था आपको। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नेहरू की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत करी थी। तो वो है आपका कैप्टन डीसा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 के परियोजना निर्देशक कौन है? कई बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P वीरमुथुवेल। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? तो ये है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, समाचारों में देखी गई V2X तकनीक संबंधित है किससे? कंप्यूटर ग्राफिक्स से, ऑटोमोबाइल से, नोटों की छपाई से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑटोमोबाइल से। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, रडार का पूर्ण अभिरूप क्या है? रडार का फुल फॉर्म पूछा गया है। बताइए आपका रडार का पूर्ण अभिरूप क्या है? देखिए, जो रडार का पूर्ण जो अभिरूप है वो है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर या प्लॉटर? आउटपुट की बात कह रहे हैं, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए, जो टच स्क्रीन है ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी है और प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? वो है आपका टच स्क्रीन, आपका नहीं है। इसमें शायद प्लॉटर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी पे भी कंफ्यूजन आ रहा है, क्योंकि प्लॉटर भी आपका सही इनपुट डिवाइस में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका टच स्क्रीन, जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि टच स्क्रीन क्या है? आपका इनपुट है, साथ ही साथ प्लॉटर भी आपका जो है ना वो इनपुट है। ऑप्शन नंबर डी भी इनपुट डिवाइस में आता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन पर डाउट है, और ये आयोग के द्वारा इसमें जो है आपका टच स्क्रीन माना गया था उस टाइम पे। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे प्लॉटर भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? अब बताइए आप, परिवीक्षण के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए, या फिर सुरक्षा के लिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक कृषि के जनक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आधुनिक कृषि के जनक किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है आधुनिक कृषि के जनक। वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? वर्गीस जो कुरियन है उनको श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए
किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? फाइल को अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? टीसीपी, आईपी, एसएमटीपी, एफटीपी या फिर यह सभी? ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका एफटीपी। ठीक है, एफटीपी का प्रयोग करते हैं हम फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार ये गेट पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए जो एन एंड गेट है, एन एंड गेट, तो इस गेट को यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? तो ये करता है आपका टेपवर्म फीता कृमि। ये करता है आपका, ये जो परजीवी होता है ये पोषक रणनीति का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? भोजन पूर्णतः नहीं पक रहा है, ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा है, ईंधन गीला है या ईंधन पूर्णतः जल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ईंधन जब पूर्णतः नहीं जल रहा होता है तब आप लोग देखेंगे कि जो आपके बर्तन की तलहटी है वो हल्की ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन में क्या होता है? अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम या फिर लीशमेनिया? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका यीस्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन है ये आपको बताना है। इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, फिर आपका साइटोकाइनिन। देखिए आपका जो पादप हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन है। ओजोन परत के द्वारा किन हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है? ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, परावैंगनिक किरणों का उसका अवशोषण होता है, यूवी रेस का। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। किसी पिंड को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना, या फिर किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कुंडली तथा चुंबन के बीच आपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना वैद्युत चुंबकीकरण प्रेरण घटना कहलाती है। अगला है आपका, देखिए निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीनीकरण नहीं हो सकता है? कोयला, बिल्कुल कोयले को हम नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। जैव भार को किया जा सकता है, सूर्य के प्रकाश या फिर पेट्रोलियम को भी आप नवीनीकरण इसका नहीं कर सकते। तो पहला और चौथा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए ट्यूबलाइट में चोक का उद्देश्य क्या होता है? धारा को कम करने के लिए, धारा को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को क्षणिक रूप से कम करने के लिए, वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए? तो देखिए इसका जो प्रयोग किया जाता है आपका ट्यूब लाइट में चोक का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए वोल्टेज आपका चोक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से डैश नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में होता है ये आपको बताना है। ये होता है PM10 के नियंत्रण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं? गेहूं में, धान में, मक्का में या फिर मटर में? तो ये होते हैं आपका मटर में आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए हैं? तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो कंप्यूटर की आपकी तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किए गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका महाभारत। देखिए महाभारत में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका उल्लेख है कि जो सुबाहु नरेश की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने करी थी?
आप सभी को पता ही होगा कि गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष से करी गई थी? तो ये करी गई थी आपकी पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 25 जून 1967 को करी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? अन्य पिछड़ा, क्षत्रिय जाति, अनुसूचित जाति या दलित? तो आपको पता ही होगा कि डोला पालकी जो आंदोलन था वो दलितों से संबंधित था, दलित समुदाय से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई? नैन सिंह रावत को। आपको पता ही है नैन सिंह रावत को आपका पंडित की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खीराकोट का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो किसने किया था? गौरा देवी ने, वंदना सिंह ने, राधा बहन ने, बसंती देवी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राधा बहन ने किया था। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? तो ये जो सत्ता केंद्र स्थित था ये था आपका जोशीमठ में, कत्यूरी को। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपको पता ही होगा कि जगत चंद के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था आपका जोगमल्ल शाह के नेतृत्व में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? थारू से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। अपना पढ़ाया, ये थारू जनजाति में होती है, बात कट्टी में भी होती है, चाला भी होती है। पक्की पौनी ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता? ये आपको बताना है कौन सा आभूषण। तो जो धागुला हाथ में पहना जाता है, पौंची भी हाथ में पहनी जाती है, गोखले भी पहनी जाती है, लेकिन मूर्खली आपकी हाथ में नहीं पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका ठुलखेल गीत। ऑप्शन अगला है आपका देखिए, देवी दुर्गा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन कौन पार्टिसिपेट सहभाग नहीं करता है? लमगड़िया, चमियाल, लटवाल या वालिक? तो लटवाल जो है आपके देवी धुरा के बग्वाल मेले में सहभाग नहीं करते हैं, लटवाल। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? डांगसेरा पैठानी में, थलीसैंड, रानीखेत या पाबो पौड़ी में? तो इसका राइट आंसर होगा डांगसेरा पैठानी में राहु का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का जो कालसी अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार आयोग के द्वारा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाती राम। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका देखिए, गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक कौन है? ये पूछा गया है। देखिए जो गढ़वाली ठाठ है इस कहानी के जो लेखक है वो है आपका सदानंद कुकरेती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? गुमानी का जो वास्तविक नाम था वो था आपका लोकरत्न पंत। इनको गुमानी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्न में से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो बिनाई जो है आपका वायु सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, बिनाई। भकौरा भी है, रणसिंगा है और नागफली, ये क्या है आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं, लेकिन बिनाई जो है आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? ये आपको बताना है किसकी प्रतिक्रिया के रूप में चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो ये था आपका साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। इस फैक्ट्री का नाम क्या था? साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री।
अगला क्वेश्चन आएगा आपका, देखिए उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% कब बढ़ाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2008 में ये महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी की मदद से आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1864 ईस्वी में जर्मन विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? जब अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? ये थी आपकी 22 सीटें। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम है। पहला नगर निगम कौन था? तो ये है आपका श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ था आपका 1917 में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया, जिसे क्या कहा जाता है? चमड़े की वस्तुओं पर लगाने वाला जो कर होता था उसको क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था मिझाड़ी कर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ट्रेल के द्वारा 1933 ईस्वी में कहीं देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई। कहाँ देसी चिकित्सक हैं उनकी नियुक्ति ट्रेल के द्वारा 1933 में कहाँ करी गई थी? सबसे पहले अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सैयद जागर में परिलक्षित होता है। कबीरपंथ, हिंदू मुस्लिम एकता, सैद्धांतिक पांडुलिपि या फिर यह सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सभी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? किससे जाता है? दरबान सिंह नेगी को, जसवंत सिंह नेगी को, आपका कुंवर सिंह रावत को, या फिर बलभद्र सिंह नेगी को? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलभद्र सिंह नेगी को आपका गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया गया है? मुख्य सीमा थ्रस्ट, बृहद सीमा भ्रंश, मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट, या फिर अस्कोड बेजनाथ क्रिस्टलाइन थ्रस्ट? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य सीमा थ्रस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था? तो ये आया था आपका सबसे पहले जो अस्तित्व में आया था अल्मोड़ा। अल्मोड़ा नगरों में सबसे सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? नीति, माणा, लिपुलेख या मिलम? तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, लिपुलेख जो दर्रा है आपका, ये आपका काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय उत्पादन किस वर्ष सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था आपका 1830 में। 1830 में आपका सर्वप्रथम चाय का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? चूना पत्थर, डोलोमाइट, सिलखड़ियाँ, मैग्नेसाइट? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, निम्न नदी घाटी परियोजना में से कौन टोंस नदी से संबंधित है? कौन सी परियोजना है आपकी जो टोंस नदी से संबंधित है? तो आपने पता ही होगा, खोदरी जो परियोजना है आपकी, ये टोंस नदी से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ उत्तरकाशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से है, चमोली भी है ऊपर, पिथौरागढ़ भी देख सकते हैं, लेकिन अल्मोड़ा जो है आपका आंतरिक जिला है आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? द्रौपदी का डांडा, नंदा घुंटी, बंदर पूंछ या चौखंबा? सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपका चौखंबा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या फूलों की घाटी? तो आपका जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है, बाकी नंदा देवी हो गया, फूलों की घाटी होगी और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये अल्मोड़ा ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू करी गई थी? तो प्रथम जो कृषि नीति लागू करी थी वो 2011 में लागू करी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता है? किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता है? ये किया जाता है आपका तिब्बत से आपका बोरेक्स का आयात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है? ये 2021 का 22 का पूछा जा रहा है, क्योंकि देखिए इसका जो पेपर वर्ष 2024 में हुआ था शायद इसका ना पेपर, तो 23-24 के आसपास इसका पेपर हुआ था। तो इन्होंने 21-22 में उत्तराखंड की रैंक क्या थी? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में ये पूछा है, तो उस टाइम पे ये रैंक थी आपकी 7वीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो चलाया जा रहा है वो बाल भिक्षावृत्ति से है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको पता करना है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। देखिए सबसे पहले यह योजना 2017 में प्रारंभ करी गई, बिल्कुल गलत, 2017 में प्रारंभ नहीं करी गई है। अगला है आपका, देखिए हाँ यही बताना था कौन सा सही कथन नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन LPCD क्या है? मतलब एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर आपूर्ति मानक रखा गया स्वच्छ पेयजल का शहरी क्षेत्रों के लिए, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 135 लीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? तो ये है आपका आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, इनको नामित किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। अगला है आपका, देखिए उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू करी गई थी? तो ये लागू करी गई थी आपकी अक्टूबर 2021 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए MSME मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूम की स्थापना कहाँ करी गई है? ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना करी गई है आपके सुटकुल सितारगंज में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से कौन सा कृषि व्यवसाय विकास केंद्र ग्राम्य 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में स्थापित है? तो ये है आपका ग्राम्य 2 नाचनी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड बजट 2023-24 में ऋण भुगतानों को छोड़कर अनुमानित कुल व्यय कितना था? तो ये था आपका 66,179 करोड़, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम होता है आपका छोटा का सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व, फिर उससे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, फिर उससे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाए चमोली। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व इसमें है आपका चमोली, फिर अल्मोड़ा, देहरादून, फिर हरिद्वार, ठीक है। सबसे कम चमोली, फिर उससे ज़्यादा अल्मोड़ा, फिर उससे ज़्यादा देहरादून, फिर हरिद्वार। जनसंख्या घनत्व की बात चल रही थी उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी भारत चीन युद्ध 1962 के तहत इसको बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? IDPL ऋषिकेश, BHEL हरिद्वार, ये भी सही है। BEL भेल उत्तरकाशी, ये गलत हो जाएगा, ये आपका हरिद्वार में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वती सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है? ये आपको बताना है। तो सहकारिता, दुग्ध विकास, बकरियां एवं भेड़ पालन या शिक्षा? तो शिक्षा जो है आपका राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या था? और इस बार भी पूछा जा सकता है, देखिए क्योंकि सेंसस लास्ट है और इसके बाद देखिए हो सकता है कि फिर जल्दी ही आपका नया सेंसस भी आने वाला है, तो इस बार के जो आपका ईओ का पेपर होगा, इसका मतलब जो आपका कर एवं राजस्व निरीक्षक का पेपर होगा, तो उसमें आप सभी लोग सेंसस यानी जनगणना को भी पढ़ के जाइएगा। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था? 963। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्न में से कौन सा है? कृषि, श्रम, नियोजन विभाग या इनमें से कोई नहीं? तो यह होगा आपका कृषि विभाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब करी गई थी? तो खनन नीति की घोषणा करी गई थी आपकी 2001 में। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू करी गई थी। कब शुरू करी गई थी? शुरू की गई थी किसके लिए? शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल सही। शैक्षिक संस्थानों में नवाचार के व्यावसायीकरण के लिए, ये भी सही है। महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू करी गई थी, वो इन सभी के लिए शुरू करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई, ये राइट आंसर हो गया। अरोमा पार्क काशीपुर में, ये भी सही है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली में है, ये भी सही है। लेकिन चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौसानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नैनीताल। अगला क्वेश्चन जो है आपका देखिए, ये पूछा गया है आपका रीजनिंग वाला, तो इसको हम छोड़ देते हैं इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है आपका 165 से इसको सॉल्व करते हैं। 165वां क्वेश्चन है आपका, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, जब आपका 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, इसके दौरान ब्रिक्स संगठन के कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 जो सदस्य देश है इनको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के निम्न में से किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो थी उस टाइम पे तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है आपके, नारी शक्ति वंदन विधेयक काफ़ी महत्वपूर्ण था, चर्चा में था उस टाइम पे, लोकसभा द्वारा निम्न में से कितने मतों से पारित किया गया? तो ये था आपका 454 मतों से। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भारत के द्वारा अपने नागरिकों को निम्न में से किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था? तो ये था आपका इजराइल से निकालने के लिए आपका ऑपरेशन अजय चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, मैरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण निम्न में से किसके सम्मान में हुआ है? ठीक है, मैरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति, तो ये था आपका BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हाल ही में 84 लोगों को संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसमें उत्तराखंड के कितने लोग थे? तो ये थे आपके 4 लोग। टेलिस्मेर सेबर 23 क्या है? ये था आपका द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, टेलिस्मेर सेबर। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, नई दिल्ली में आयोजित 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेरपा निम्न में से कौन थे? तो ये थे आपके अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन आपका देखिए, नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ है? भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है आपका नोमैडिक एलिफेंट। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हाल ही में भारत कनाडा संबंध निम्न में से किस एक आतंकी की हत्या के कारण कटु हो गई? तो ये थे उस टाइम पे हरदीप सिंह निंजर। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए? देखिए वर्ष 2023 की बात चल रही है। उस टाइम पे मालदीव के जो राष्ट्रपति थे वो किसको चुना गया था? वो चुना गया था मोहम्मद मोइजू। चंद्रयान 3 के लैंडर का निम्न में से क्या नाम था? देखिए चंद्रयान 3 तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत इस बार ही पूछे जाने की संभावना है, तो उनके लैंडर का नाम था आपका विक्रम। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्न में से किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी अभियान चलाया गया था? देखिए ऑपरेशन कावेरी जो अभियान चलाया गया था वो सूडान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूडान। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2023 का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो ये है आपका ईरान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य निम्न में से कौन सा है जिसने पहला स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित किया? तो ये है आपका केरल। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? देखिए राजद्रोह से संबंधित है आपका 124A। चंद्रयान 3, इसी में देखिए 3 क्वेश्चन आप चंद्रयान 3 से संबंधित आ चुके हैं। चंद्रयान 3 को निम्न में से किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 14 जुलाई 2023 को। एरिस निम्न में से किस बीमारी का नया रूपांतरण है? एरिस है आपका कोरोना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, डकार घोषणा एक साझा घोषणा पत्र है जिसका संबंध किससे है? डकार का देखिए ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये है आपका शतरंज। बीमर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बीमर है आपका क्रिकेट से। निम्न में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम जो महिला है वो है आपके कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, जनवरी 2023 में शुरू की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल भारत की निम्न में से किस देश के बीच साझेदारी है? तो ये है आपकी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्न में से किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता? किस देश ने 2023 का बात चल रही है इसमें, फीफा महिला विश्व कप जीता था? आपका स्पेन ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, जर्क शब्द निम्न में से किस एक खेल से संबंधित है? तो जर्क है आपका भारोत्तोलन से, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? आपको पता ही होगा, लक्ष्य सेन उत्तराखंड अल्मोड़ा से बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्न में से किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण पदक जीते थे वो जीते थे आपके निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पोलो टीम में कितने सदस्य होते हैं? पोलो टीम में होते हैं आपके, एक पोलो टीम में होते हैं 4 सदस्य। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, इलेक्ट्रा गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित शब्द है? इलेक्ट्रा, देखिए खेलों से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रा है आपका टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा जो आपकी हिंद स्वराज है वो उसको किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा?
ये आपको बताना है। तो जो बाल गंगाधर जो तिलक हैं ये अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। महात्मा गांधी रहे हैं, मोतीलाल नेहरू रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किससे कहा जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में जो सिविल सेवा का जनक है उसको वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। युगांतर, तो यह है आपके सैन फ्रांसिस्को में स्थित है आपका युगांतर आश्रम। इसका मुख्यालय वहाँ पे स्थित है आपका सैन फ्रांसिस्को में। देखिए जो आज का पेपर है आपका कर एवं राजस्व निरीक्षक, इसमें मेरे द्वारा आपको 200 क्वेश्चनों जो है आपके 200 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए। ये जो 200 क्वेश्चन है ये वर्ष 2023 और 24 तो वर्ष 2023-24 की जो भर्ती थी अधिशासी अधिकारी कर एवं राजस्व निरीक्षक की, उसका पेपर हुआ था 200 नंबर का। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल को आपको 100 नंबर की हिंदी प्रोवाइड करवा दूँ। उसके बाद हम अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बाकी हमारे द्वारा जो हाई कोर्ट में क्लरिकल की वैकेंसी आई है उस पर भी क्लासेस चल रही, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हाइप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज, तो ये हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो ये क्या है आपका, बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बंगाल राज्य ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस भारतीय खेल महारथी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। तो ये है आपका सचिन तेंदुलकर। देखिए 200 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हाइप दे दीजिएगा क्लास को। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अब कल हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।